दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय का मापन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का मापन तीन प्रकार से किया जाता है दोस्तों। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का मापन तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरा है दोस्तों आय विधि, इनकम मेथड, और तीसरा है दोस्तों व्यय विधि अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि है उत्पादन या मूल्य वृद्धि विधि। पहला विधि है दोस्तों प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है दोस्तों आय विधि अर्थात इनकम मेथड। तीसरा है व्यय विधि अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय के मापन अर्थात मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की तीन विधियां हैं। साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स के अनुसार, साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियां हैं दोस्तों। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियां हैं। पहला विधि कहलाता है दोस्तों उत्पादन विधि। पहला विधि है दोस्तों उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है आपका आय विधि, दूसरा है दोस्तों आय विधि, आय विधि या इनकम मेथड, आय विधि या इनकम मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय के मापन की साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियां हैं। पहला है उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड, दूसरा आय विधि इनकम मेथड, तीसरा है दोस्तों व्यय विधि, व्यय तथा बचत विधि। इसे बचत विधि भी कहा जाता है दोस्तों, व्यय विधि या बचत विधि भी इसे कहा जाता है। व्यय विधि, जितना आप व्यय कर रहे हो, जो भी आपके पास बचा वो कहलाएगा दोस्तों बचत। तो ये है दोस्तों व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब होगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड, या इसे हम कहते हैं दोस्तों सेविंग मेथड। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियां हैं दोस्तों, उत्पादन विधि, आय विधि, बचत या व्यय विधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्पादन विधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन विधि इसका मतलब क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन विधि का मतलब होता है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित, उत्पादन विधि का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन विधि के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जबकि दूसरा हमने देखा दोस्तों आय विधि। एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों के, एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों के कर्मचारी, एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों के कर्मचारी या सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक प्रक्रमों द्वारा अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन की, जैसा कि हमने देखा, दूसरा है दोस्तों आय विधि। तो आय विधि का मतलब होगा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में
सभी क्षेत्रों के, यहां सभी क्षेत्र से मतलब है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तो आय विधि का मतलब है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक संगठनों या व्यावसायिक प्रक्रमों द्वारा अर्जित आय कहलाता है राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है दोस्तों व्यय विधि। व्यय विधि का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों पर उपभोग पर किए गए व्यय के योग को तथा बचत के योग को कहते हैं दोस्तों व्यय राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि व्यय विधि से किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों पर किए गए उपभोग तथा बचत के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन विधि या वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है दोस्तों आय विधि और तीसरा है दोस्तों आपका व्यय विधि। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड इसे ही कहा जाता है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि। इसे ही कहा जाता है दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मेथड। चलिए दोस्तों तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की उत्पादन विधि। इसका मतलब यह होता है दोस्तों इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहां पर फोकस करना है दोस्तों कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवा उत्पादित होगा उन्हें ही जोड़ के निकाला जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय। अर्थात इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों उत्पादन के सभी क्षेत्रों, अगर मैं यहां पर क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो क्षेत्र का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अंतिम रूप से उत्पादित, अर्थात आप उत्पादन करते हैं दोस्तों वस्तु एवं सेवाओं का, आप उत्पादन करते हैं उत्पाद का और इसी उत्पाद में होता है वस्तु एवं सेवा। तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात आप एक वित्तीय वर्ष में जो भी उत्पादित करते हैं, जो भी उत्पाद बनाते हैं उनके ही योग को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अर्थात इसका मतलब यहां पर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना अगर हम करेंगे दोस्तों इस मेथड के अनुसार, अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर इस मेथड के अनुसार अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखिए क्या होगा। राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बराबर क्या होगा,
प्राथमिक क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अर्थात यहां पर होगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। तो यह हुआ दोस्तों राष्ट्रीय आय। तो इस विधि में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय। अर्थात तो यहां पर दोस्तों राष्ट्रीय आय बराबर होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार लागत पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि। इसका मतलब यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाजार लागत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है साधन या कारक लागत, दूसरा होता है दोस्तों बाजार लागत। साधन या कारक लागत का अर्थ मतलब होता है साधन या कारक, इसका मतलब होता है किसी उत्पाद को बनाने के लिए जो भी आपको कारक या साधक लगते हैं, जैसे कि कच्चा माल का खर्चा, मजदूरों का वेतन या मजदूरी का खर्चा, आपने जो भी ऋण लिया है ऋण के ब्याज का भुगतान, ऋण का ब्याज, बिजली का खर्चा। तो यहां पर दोस्तों ये सभी खर्चे कहलाते हैं साधन या कारक। साधन या कारक का मतलब होता है कच्चे माल का खर्चा, किराए का खर्चा, बिजली का खर्चा, ऋण के ब्याज का खर्चा और बिजली का खर्चा। तो ये जितने भी खर्चे हैं यही सब कहलाता है दोस्तों साधन लागत। लेकिन साधन लागत में अगर हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं दोस्तों तो इसे ही कहते हैं बाजार लागत। साधन लागत में अगर हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें तो इसे कहते हैं दोस्तों बाजार लागत। तो बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, इसी प्रकार से दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का अगर हम जोड़ते हैं तो यह कहलाता है राष्ट्रीय आय। तो हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, इसी प्रकार से बाजार लागत पर द्वितीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि प्लस, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का बाजार लागत पर तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि। तो इस प्रकार से दोस्तों बाजार लागत पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों का सकल मूल्य वृद्धि, इनके योग को कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय। इस प्रकार से तीनों को अगर हम एक साथ कंक्लूड कर दे तो यह कहलाएगा दोस्तों बाजार लागत पर कुल सकल मूल्य वृद्धि, या यहां पर दोस्तों सकल मूल्य वृद्धि या कुल सकल मूल्य वृद्धि मतलब एक ही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि मतलब यहां पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र इन्वॉल्व है। तो बाजार लागत पर इन्हीं तीनों को जोड़ने पर मैंने एक साथ लिख दिया दोस्तों बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, बाजार लागत पर सकल मूल्य
वृद्धि। तो यहां पर दोस्तों बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, इसका मतलब होगा कि बाजार लागत पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों का सकल मूल्य वृद्धि। इसे हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे ही हम कहेंगे दोस्तों बाजार लागत पर, इसे ही हम कहेंगे दोस्तों बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसे ही हम कहेंगे दोस्तों बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, यही कहलाएगा दोस्तों बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार लागत का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपने साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया तो यही कहलाएगा दोस्तों बाजार लागत। बाजार लागत का मतलब होता है साधन लागत पर यदि आपने अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया तो यही कहलाता है बाजार लागत। तो बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत का मतलब होता है कि किसी उत्पाद के निर्माण के लिए जो भी हम खर्च करते हैं, जैसे कि कच्चे माल का खर्चा, आपके किराए का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, आपके बिजली का भुगतान तथा ऋण का ब्याज, ये सभी कहलाता है दोस्तों आपका साधन लागत का खर्चा। यदि उसमें साधन लागत में अगर आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तो यही निकलता है बाजार लागत। तो बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, अगर इसमें से हमने मूल्य ह्रास को हटा दिया, यदि इसमें से हमने दोस्तों मूल्य ह्रास को हटा दिया, अगर आप मूल्य ह्रास को हटा देते हो तो यह बन जाएगा दोस्तों बाजार लागत पर, बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यही कहलाएगा दोस्तों बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, अर्थात ये बन गया दोस्तों सकल से शुद्ध बन गया, अर्थात यही कहलाएगा दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, यही कहलाएगा दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इसमें से मैंने अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया, यदि इसमें से मैंने अगले स्टेप में दोस्तों अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार लागत बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि बाजार लागत मार्केट कॉस्ट बराबर होता है दोस्तों साधन लागत, साधन या कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, ये होता है दोस्तों बाजार लागत बराबर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। जैसा कि भारत में आपका अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों जीएसटी, ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट लागत अर्थात मार्केट कॉस्ट बराबर होता है दोस्तों साधन लागत फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, या हम कह सकते हैं दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष घटा देते हो दोस्तों तो यही बन जाएगा आपका साधन लागत। देखिएगा दोस्तों, अगर जब बाजार लागत से आप अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो यही बन जाएगा दोस्तों साधन लागत। तो ये आपका बन जाएगा साधन लागत पर, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका निकला दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें यदि हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें यदि हम दोस्तों विदेशों से प्राप्त साधन लागत पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इसमें हम दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशी से प्राप्त साधन आय को अगर हम जोड़ दें, शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त यदि हम दोस्तों शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें दोस्तों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दें,
यदि इसमें हम दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दे दोस्तों, तो यही कहलाएगा आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और यही है दोस्तों राष्ट्रीय इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यही कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों उत्पादन विधि से किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों दूसरा टॉपिक, दूसरा है दोस्तों आय विधि। आय विधि का मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आय विधि का मतलब होता है दोस्तों कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों से अर्जित आय को, उत्पादन के सभी क्षेत्रों से अर्जित आय को आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं। आय विधि का मतलब होता है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों, उत्पादन के सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त कुल आय को, सभी साधनों से प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आय विधि हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अगला टॉपिक आय विधि। आय विधि इनकम मेथड, अगला है दोस्तों इनकम मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह विधि क्या कहता है, इस विधि के अनुसार सभी साधनों से प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, जैसे भारत में यदि मान लीजिए हर व्यक्ति अर्थात 100%, यदि भारत में 100% व्यक्ति, 100% पब्लिक यदि टैक्स पे करे, चाहे वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह निजी क्षेत्र में कोई कर्मचारी हो, या कोई बिजनेसमैन हो दोस्तों, या कोई व्यवसायिक हो, यदि कोई भी व्यक्ति अगर वो टैक्स के स्लैब में आता हो या नहीं आता हो, फिर भी वो टैक्स पे करे दोस्तों। जैसे यदि किसी कंट्री में मान लीजिए दोस्तों 5 लाख तक टैक्स आपको नहीं भरना है, 5 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन फिर भी आप जाकर रिटर्न फाइल करते हो, तो यहां पर दोस्तों एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि कितना इनकम जनरेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि किसी देश में अगर 100% पब्लिक टैक्स पे करती है, यदि किसी देश में 100% पब्लिक टैक्स पे करती है दोस्तों, तो इससे राष्ट्रीय आय का आकलन आय विधि द्वारा बहुत ही सरलता से, सहजता से और सटीक तरीके से निकाला जा सकता है। समझिए कैसे, मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी है, या आप कोई निजी कर्मचारी हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, मतलब आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, आप मनी जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, और आप हर साल टैक्स पे करते हैं। अगर 100% पब्लिक टैक्स पे करेगी दोस्तों, तो सरकार को एक निश्चित और सही आंकड़ा प्राप्त होगा, जिससे वह आय विधि से आसानी से निकाल सकती है राष्ट्रीय
आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात आय विधि पूरी तरह से डिपेंड करता है दोस्तों टैक्स पर, आयकर पर। इसीलिए इसे दोस्तों आयकर विधि भी कहा जाता है, इसीलिए इसे दोस्तों आयकर विधि भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसीलिए इसे इनकम टैक्स मेथड भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त आय, अब यहां पर सभी साधनों से प्राप्त आय का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति जो या तो आप कोई पारिश्रमिक कर रहे हो, अर्थात आपको वेतन मिल रहा है दोस्तों, तो आप वेतन भोगी हो सकते हो। दूसरा इसमें व्यवसायिक हो सकता है दोस्तों, कोई व्यवसायिक उपक्रम हो सकता है, अर्थात सरकार के पास, किसी भी राष्ट्र के पास जो भी साधन है, चाहे वो या तो कोई व्यक्ति दोस्तों वेतन भोगी है या कोई बिजनेसमैन है, जिस साधन से भी आय आता है अगर उस पर टैक्स पे किया जाता है तो आसानी से हम आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में, इसी को अगर हम और कह सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों में कार्यरत, सभी क्षेत्र से मतलब है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का वेतन तथा व्यवसायिक, यहां पर दोस्तों सभी साधनों से प्राप्त आय को मैं यहां पर डिटेल में आपको बता रहा हूं कि सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का वेतन तथा व्यवसायिक उपक्रमों के द्वारा प्राप्त कुल आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात अगर इस विधि के द्वारा दोस्तों, यदि अर्थात आप इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हो, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना, तो आय विधि से यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए क्या होगा। यदि हम आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना हम करने जा रहे हैं दोस्तों आय विधि से, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल इनकम बराबर होगी दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुख्य फोकस कर पर है, अर्थात टैक्स। अगर आप 100% टैक्स पे करते हो, इससे आसानी से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। टैक्स, इसमें हम जोड़ सकते हैं दोस्तों मजदूरों का वेतन या कर्मचारियों का वेतन, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का पारिश्रमिक का वेतन या पारिश्रमिक। कर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है दोस्तों, अगर भारत में या किसी भी राष्ट्र में 100% पब्लिक अगर पे करती है टैक्स, तो आसानी से सिर्फ इसी फैक्टर के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन हो जाएगा। कर प्लस कर्मचारियों का वेतन, ध्यान दीजिएगा, कर प्लस कर्मचारियों का वेतन तथा ऋण का ब्याज। यदि आप इंडस्ट्री चला रहे हो तो उसके लिए आपने ऋण लिया है, अर्थात आप ब्याज दे रहे हो, तो उसी ब्याज को हम जोड़ेंगे दोस्तों नेशनल इनकम में, ऋण का ब्याज पर तथा दोस्तों उत्पादन कर्ता का लाभ। अर्थात अगर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो, वहां पर आप कोई उत्पाद बनाते हो, तो जो भी आपको एज अ उत्पादन करता प्रोड्यूसर आपको लाभ होता है, यही कहलाता है दोस्तों उत्पादनकर्ता का लाभ। तो इस आय विधि में आप जोड़ोगे कर, कर्मचारियों का वेतन, ऋण का ब्याज, उत्पादनकर्ता का लाभ, यही कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय। यही सिंपल भाषा में आपका कहलाएगा दोस्तों राष्ट्रीय आय। या आप इसको और सिंपल वे में बोल सकते हो दोस्तों, सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों का वेतन, सभी क्षेत्रों में कार्यरत
कर्मचारियों का वेतन या व्यक्तियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन प्लस आप लिख सकते हो दोस्तों व्यावसायिक उपक्रमों का लाभ, उपक्रमों का लाभ। अगर यहां पर दोस्तों इन्हीं दोनों को इंक्लूड करेंगे दोस्तों, तो ये लोग जाकर टैक्स पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली टैक्स वाला फैक्टर इसमें आ जाएगा। आप समझिएगा दोस्तों, या आप टैक्स पे करते हो दोस्तों, तो ये फैक्टर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों अगर हम कर, कर्मचारियों का वेतन, ऋण का ब्याज, उत्पादनकर्ता का लाभ, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, इसी प्रकार से बाजार लागत पर द्वितीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, इसी प्रकार से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों बाजार लागत पर तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि। और आगे के स्टेप एज इट इज सेम रहेंगे दोस्तों, अर्थात बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि से अगर मूल्य ह्रास को हटा दिया जाए तो यह बन जाएगा दोस्तों बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्य ह्रास को हटा देंगे दोस्तों तो यह बन जाएगा बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर इसमें से अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया गया तो यह बन जाएगा दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं तो यही बन जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों आय विधि। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यय विधि। व्यय विधि समझिएगा दोस्तों, आप एक वित्तीय वर्ष में अपने उपभोग पर जो भी व्यय करते हैं तथा जो भी बचत करते हैं, इनके योग को हम कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगला थर्ड मेथड आपका व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। अगला है दोस्तों व्यय विधि या बचत विधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यय विधि या इसे ही हम कहते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है सेविंग मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस विधि के अनुसार समझिएगा दोस्तों, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, इस विधि के अनुसार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में उपभोग पर व्यय, जो भी आप उपभोग करते हो दोस्तों, उपभोग पर व्यय तथा बचत के योग को, तथा बचत के योग को, तथा बचत के योग को आपका राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में 130 करोड़ नागरिक है और सभी के सभी कैश में अपना खर्चा करते हैं। मैक्सिमम लोग कैश में अपना खर्चा करते हैं, अर्थात यहां पर व्यय का आंकड़ा प्राप्त करना सरकार के लिए एक बहुत ही जटिल काम है। तो यह बहुत ही जटिल विधि होती है दोस्तों। इससे राष्ट्रीय आय का आकलन उसी देश में किया जा सकता है जहां पर पूर्णतः खर्चों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से खर्चे होते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जो भी खर्चा होगा सरकारी आंकड़े में यह मिल जाएगा, अर्थात सरकार आसानी से आपका व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकती है। लेकिन अल्प विकसित या अविकसित या अल्प विकसित या विकासशील देश जहां पर जो भी खर्चे किए जाते हैं वो कैश में किए जाते हैं, तो यहां पर व्यय विधि के द्वारा, व्यय विधि हेतु आपको आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाएंगे, संपूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अर्थात उस स्थिति में यह बहुत ही जटिल
विधि बन जाएगी, ये बहुत ही जटिल विधि बन जाएगी दोस्तों, कॉम्प्लेक्स मेथड बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी विकसित देश जहां पर टोटल जो भी खर्चे पब्लिक करती है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से करती है, तो सरकार को बैंकिंग के माध्यम से पूरे आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यह विधि भारत जैसे देश के लिए में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस विधि के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में उपभोग पर व्यय तथा बचत के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय बराबर होगा उपभोग पर व्यय प्लस निवेश, जो भी आप निवेश पर व्यय करते हो दोस्तों, आप जो भी निवेश करते हो पैसा, चाहे सोना पे या प्रॉपर्टी पर, तो आप इस प्रकार से खर्च कर रहे हो दोस्तों, आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो उपभोग पर व्यय, निवेश पर व्यय, या हम कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपभोग पर व्यय, निवेश पे व्यय तथा दोस्तों बचत को जोड़ दिया जाए, व्यय के बाद अगर हम बचत को जोड़ दिया जाए, तथा शुद्ध निर्यात का मतलब होगा दोस्तों निर्यात माइनस आयात। जो भी निर्यात हुआ अगर उसमें से आयात को हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों शुद्ध निर्यात। इनको जोड़ने पर बनेगा दोस्तों बाजार लागत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, बाजार लागत पर द्वितीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि और बाजार लागत पर तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि। जिनको जोड़ने पर आएगा दोस्तों बाजार लागत पर सकल मूल्य वृद्धि, बाजार लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। अगर इसमें से मूल्य ह्रास को हम घटा देते हैं तो यह बन जाएगा बाजार लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट मार्केट कॉस्ट। अगर इसमें से अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देते हैं तो यह बन जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं दोस्तों तो यह बन जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों उत्पादन विधि, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा दोस्तों एक्सपेंडिचर या व्यय विधि। अब इन तीनों का हम देखते हैं दोस्तों अंतर। तो डिस्कस करते हैं आपका उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि में संक्षिप्त में अंतर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन तीनों में हम एक शॉर्ट अंतर डिस्कस करते हैं जिससे इनका ओवरव्यू समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों देखिएगा, देखते हैं दोस्तों उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, दूसरा है दोस्तों आय विधि और तीसरा है दोस्तों व्यय विधि। इन तीनों में अंतर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों में अंतर समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों में अंतर समझते हैं दोस्तों। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि का मतलब होता है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों, उत्पादन के सभी क्षेत्रों, उत्पादन के सभी क्षेत्रों, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का
कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। अर्थात यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम बराबर होता है दोस्तों अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अर्थात यहां पर नेशनल इनकम कहलाता है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। इसी कारण दोस्तों इस विधि को हम वस्तु एवं सेवा विधि भी कहते हैं। इसलिए इसको हम दोस्तों वस्तु एवं सेवा विधि भी कहते हैं। इसीलिए उत्पादन विधि को हम वस्तु एवं सेवा विधि भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वस्तु एवं सेवा विधि भी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर उत्पादन विधि के लिए आंकड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। अर्थात सरलता से उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया सकता है। यहां पर आंकड़े आसानी से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह है दोस्तों सबसे सरल विधि। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों आय विधि को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में सभी साधनों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों के कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। या हम कह सकते हैं दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मचारियों बोल सकते हो, व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों या संगठनों का कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेशनल इनकम कहलाता है। तो यह है दोस्तों आपका आय विधि। एक वित्तीय वर्ष में सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यवसायिक उपक्रमों का कुल आय आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों नेशनल इनकम बराबर होता है दोस्तों व्यक्तियों तथा व्यवसायिक संगठनों का कुल आय। व्यक्तियों का कुल आय प्लस व्यावसायिक उपक्रमों का कुल आय। और ये जो भी आय आएगा दोस्तों इससे भारत सरकार को, उस राष्ट्र के सरकार को टैक्स देना होगा। अर्थात यही आय कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों टैक्स में, जिससे आसानी से आय विधि के माध्यम से आप राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हो। तो यही जाके कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों अंततः आयकर में। अगर किसी राष्ट्र में 100% टैक्स दिया जाता है दोस्तों, तो सिर्फ आयकर के ही माध्यम से आप आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इस विधि को आयकर विधि भी कहा जाता है। इस विधि को आयकर विधि भी कहा जाता है दोस्तों। आंकड़े आसानी से प्राप्त हो तो जाते हैं दोस्तों, अगर आप टैक्स भर रहे हो तो आंकड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत आती है कि हर आदमी टैक्स पे नहीं करता, तो जो आदमी टैक्स नहीं पे करता है उसके आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोस्तों
आंकड़े आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। हां, लेकिन जो टैक्स पे करता है उसके आंकड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो टैक्स पे नहीं कर रहा है उसके आंकड़े आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। अंततः हम कह सकते हैं कि आंकड़े आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, लेकिन यह है दोस्तों सबसे सटीक विधि, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार का एरर नहीं होता है। लेकिन यह थोड़ा सा कठिन विधि है दोस्तों, क्योंकि हर आदमी टैक्स पे नहीं करता है। इसीलिए भारत में उत्पादन विधि तथा आय विधि दोनों के सम्मिश्रण के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है दोस्तों CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अर्थात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की दो विधियां प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। एक होता है चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन, दूसरा होता है दोस्तों स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आकलन, और अंततः भारत में स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय के आकलन को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रीय आय के गणना के लिए दोस्तों उत्पादन विधि तथा आपके आय विधि दोनों के सम्मिश्रण को प्रयोग किया जाता है, और किसी भी देश के विकास का सूचक होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय के माध्यम में अगर राष्ट्रीय आय में अगर हम जनसंख्या का डिवाइड कर दे तो आ जाता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम कहते हैं विकास का सूचक। वह विधि को समझते हैं दोस्तों। अगला देखने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, वह विधि है दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में उपभोग पर कुल व्यय तथा बचत के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहां पर दोस्तों व्यय के साथ साथ बचत पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए इसे बचत विधि भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे बचत विधि भी कहा जाता है दोस्तों, अर्थात नेशनल इनकम बराबर होता है दोस्तों उपभोग पर व्यय प्लस बचत। इसलिए दोस्तों इसे हम बचत विधि भी कहते हैं। खास बात यहां पर आंकड़े बिल्कुल आसानी से प्राप्त नहीं होते दोस्तों, आंकड़े आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगर कैश में कर रहे हो दोस्तों, अविकसित और विकासशील देशों में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन दोस्तों कैश में किया जाता है, अर्थात अगर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता तो समस्त आंकड़े बैंकिंग माध्यम से सरकार को प्राप्त हो जाते, जो कि प्राप्त नहीं हो पाते दोस्तों कैश में। इसलिए यहां पर आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए यह सबसे कठिन विधि है दोस्तों, यह केवल विकसित देशों की अवधारणा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर उत्पादन विधि और आय विधि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन विधि ये अल्प विकसित तथा विकासशील देशों की अवधारणा है, जबकि आय विधि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जबकि आय विधि विकसित तथा विकासशील देशों की अवधारणा है, और जबकि वह विधि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों विकसित देशों की अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हमने डिस्कस किया उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि में